नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बात करते हैं संकुल यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक एनसीईआरटी क्लास 12 लेसन नंबर 5 संकुल यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक यौगिक। इसे कहते हैं दो या दो से अधिक सरल यौगिकों के या दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से जो यौगिक प्राप्त होता है उस यौगिक को कहते हैं योगात्मक यौगिक, जो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है द्विक लवण, एक होता है संकुल यौगिक। तो सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक यौगिक की। योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं? तो इसको हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से, दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से प्राप्त यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। प्राप्त यौगिक को योगात्मक यौगिक कहते हैं। ये तो योगात्मक यौगिक की बात हो गई कि योगात्मक यौगिक किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक यौगिकों के मिश्रण से जो यौगिक प्राप्त होता है उसे कहता है योगात्मक यौगिक। ये जो यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ये यौगिक मीन्स योगात्मक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। योगात्मक यौगिक है वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन से हैं? हम उन दो प्रकार की बात करें तो एक तो है द्विक लवण और दूसरा योगात्मक यौगिक है वो है संकुल यौगिक। संकुल पढ़ सकते हो, उपसहसंयोजक पढ़ सकते हो। उपसहसंयोजक यौगिक दो प्रकार है। पहला प्रकार तो है द्विक लवण और दूसरा प्रकार है संकुल यौगिक। अब हम इन दोनों को अलग से परिभाषित करते हैं, क्या इनकी विशेषता होती है। पहले बात करते हैं द्विक लवण। तो ऐसा योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में स्वयं में उपस्थित सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा उन्हें द्विक लवण कहेंगे। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि जिन दो सरल यौगिकों को मिलाया जाता है उन दोनों ही सरल यौगिकों के ऋणाई एक समान प्रकार के होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता होती है कि ये जो द्विक लवण होते हैं ये हाइड्रेट के अणु युक्त होते हैं, जल के अणु युक्त होते हैं, जल का अणु इनमें उपस्थित होता है। जैसे हम बात करें द्विक लवण की तो सबसे पहले हम इनको परिभाषित करते हैं तो ये कह सकते हैं तो वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में स्वयं में उपस्थित सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। ये तो द्विक लवण की परिभाषा हो गई कि ऐसे यौगिक जो जलीय विलयन में स्वयं में उपस्थित सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे उन्हें द्विक लवण कहेंगे। दूसरी विशेषता हम ये कह सकते हैं कि इसमें सरल आयन के ऋणायन समान होते हैं। इसके यौगिकों के ऋणायन समान होता है। जो सममोलर विलयन बनाया जाता है, दो सरल यौगिकों को समान अनुपात में मिला करके सममोलर विलयन होना चाहिए, सममोलर विलयन बनाया जाता है, उसमें उनके जो ऋणायन है वो समान प्रकार के हो। अगला कह सकते हैं ये हाइड्रेट
अणु युक्त होता है, इनमें हाइड्रेट का अणु उपस्थित होता है, जल का अणु उपस्थित होता है। और अगली बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये सममोलर विलयन होता है। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, तो आपने उदाहरण के रूप में पहला उदाहरण ले लिया मोर लवण, जिसको आप पढ़ सकते हो फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट, इसका अणु सूत्र होता है ये NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 डॉट 6H2। अगर यहाँ पर आप दो सरल यौगिकों की बात करो जो सममोलर में बनाया जाता है, समान अनुपात में मिलाया जाता है, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इसमें रिनाइन भी सल्फेट है और इसका रिनाइन भी क्या है, सल्फेट है, इसलिए रिनाइन समान हो गए। और हाइड्रेट के अणु युक्त होते हैं, ये जल का अणु इसमें उपस्थित है। एक हम बात इसकी और कर लें एग्जाम्पल की, तो एक आपने ये बात कर ली कार्नेलाइट। अणुसूत्र देखोगे तो KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। अगर यहां पर हम बात करें तो दो सरल आयन है, सममोलर विलयन बनाया जाता है, 1:1 में मिलाया जाता है, जिसके ऋणायन Cl और Cl है, दोनों के ऋणायन समान है, हाइड्रेट के अणु युक्त है। और अगर हम इनका जलीय विलयन बनाएंगे तो ये जलीय विलयन में सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे। मोर लवण की बात करें तो ये अमोनियम आयन को भी प्रदर्शित करेगा, सल्फेट को भी प्रदर्शित करेगा, फेरस को भी प्रदर्शित करेगा और सल्फेट को भी प्रदर्शित करेगा। कार्नेलाइट की बात करें तो पोटेशियम को प्रदर्शित करेगा, क्लोराइड को प्रदर्शित करेगा, मैग्नीशियम को प्रदर्शित करेगा, क्लोराइड को प्रदर्शित करेगा, स्वयं में उपस्थित सभी आयन को प्रदर्शित करेगा। ऐसा यौगिक होता है, वो होता है द्विक लवण। नंबर बात करें दो, संकुल यौगिक या उपसहसंयोजक यौगिक। तो पहली बात हम ये कह सकते हैं कि वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, केवल आयन मंडल में उपस्थित आयन या सरल आयन की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे। जैसे हम बात करें इसकी तो हम ये कह सकते हैं वह योगात्मक यौगिक, वह योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में सभी आयनों की, सभी आयन की उपस्थिति को नहीं दर्शाता है, सभी आयन की उपस्थिति को नहीं प्रदर्शित करता है। ये केवल सरल आयन की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है। ये केवल सरल आयन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर सरल आयन है, चाहे वो धनायन है चाहे ऋणायन है, उनकी आयन की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे, जटिल आयन की उपस्थिति को ये प्रदर्शित नहीं करेंगे। अगली बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है, इनमें उपसहसंयोजक बंध उपस्थित होता है। और बात करें तो हम ये कह सकते हैं जो समन्वय सत्ता में आयन उपस्थित होता है, वो समन्वय सत्ता के आयन अपनी उपस्थिति को प्रदर्शित नहीं करेंगे। जैसे उदाहरण दें तो ये लिख दिया आपने नंबर 1 पर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K4FeCN6, ये एक संकुल यौगिक बना लिया। एक संकुल यौगिक की बात और करें तो हमने ये लिख दिया COH2O का होल 6SO4। अगर हम इनके जलीय विलयन बनाते हैं तो ये जलीय विलयन में केवल पोटेशियम आयन की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा और ये सल्फेट आयन की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। जो समन्वय सत्ता है, जो वर्गाकार डब्बा है, उसमें उपस्थित आयनों की उपस्थिति को ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये होते हैं योगात्मक यौगिक। एक बार दोबारा देख लो, हम बात कर रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक में। सबसे पहले बात करते हैं योगात्मक यौगिक। तो दो या दो से अधिक
यौगिकों के मिश्रण से प्राप्त यौगिक को योगात्मक यौगिक कहता है। जो ये योगात्मक यौगिक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहले बात करें द्विक लवण की, तो द्विक लवण में नंबर एक कह सकते हैं कि ये स्वयं में जलीय विलयन में स्वयं में उपस्थित सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करेंगे। दो नंबर पर हम ये कह सकते हैं इसमें जो ऋणायन होते हैं, जो सममोलर विलयन बनाते हैं दो यौगिकों के, सरल यौगिकों के ऋणायन होते हैं, वो ऋणायन समान प्रकार के होते हैं। ये अणु है वो हाइड्रेट अणु युक्त होता है, मीन्स जल के अणु युक्त होता है। और अगर इसके अंदर बंध बताएं तो KCl के मध्य या MgCl2 के मध्य जो बंध बनता है, एक धातु एक अधातु है, बंध की बात करोगे तो यहाँ बंध कौन सा बनेगा, आयनिक बंध बनेगा। दूसरी बात करें संकुल यौगिक की, तो ये जलीय विलयन में स्वयं में उपस्थित सभी आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगा। ये केवल उन्हीं आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है जो सरल आयन के रूप में उपस्थित है। सरल आयन के रूप में, ऋणायन भी हो सकता है, धनायन भी हो सकता है। सरल आयन के रूप में जो भी उपस्थित है उनकी उपस्थिति को दर्शाएगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में पोटेशियम की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा, दूसरे एग्जाम्पल में सल्फेट की उपस्थिति को प्रदर्शित करेगा। इसमें जो ये समन्वय सत्ता होती है उसमें केंद्रीय परमाणु और लिगैंड के बीच में जो बंध बनेगा वो उपसहसंयोजक बंध बनता है। इस कारण ये समन्वय सत्ता में उपस्थित आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगा। हम ये कह सकते हैं कि फेरस और साइनाइड आयन की उपस्थिति को ये प्रदर्शित नहीं करता है। इस प्रकार के होते हैं संकुल यौगिक। ये बात तो हुई योगात्मक यौगिक की। अब हम देखते हैं संकुल यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत। ये तो हुआ योगात्मक यौगिक जिसमें हमने पढ़ा द्विक लवण और संकुल यौगिक किसे कहते हैं। एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है और परिभाषा पूछी जा सकती है या अंतर पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं वर्नर सिद्धांत की। कौन से यौगिकों के लिए, संकुल यौगिकों के लिए। तो संकुल यौगिकों के लिए वर्नर ने एक संयोजकता सिद्धांत दिया। वर्नर सिद्धांत भी पढ़ सकते हो और इसे संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत भी कह सकते हो। वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित की जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने संकुल यौगिकों की दो संयोजकता बताई, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। क्या कहा वर्नर ने, तो हम ये कह सकते हैं वर्नर सिद्धांत इसे संकुल यौगिकों का, इसे संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। इसे संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत भी कहा जाता है। वर्नर ने, अगली बात करें तो वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए, संकुल यौगिकों के लिए वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए निम्न सिद्धांत दिया या प्रक्षित किया। क्या है उस सिद्धांत की अवधारणाएं। नंबर एक, वर्नर के अनुसार संकुल यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो पहली बात कह सकते हैं हम, इनके अनुसार संकुल यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करता है, दो प्रकार की संयोजकता दर्शाता है। इन्होंने कहा कि संकुल यौगिक दो तरह की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। एक को आप पढ़ सकते हो प्राथमिक और दूसरे को पढ़ सकते हो द्वितीयक। प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता। पहली बात तो हुई नंबर एक, वर्नर ने कहा था कि संकुल यौगिक दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। नंबर दो, इन्होंने कहा प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है।
प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता जो सेकेंडरी संयोजकता होती है, द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या को दर्शाती है। समन्वय संख्या, जिसको CN नंबर भी कह सकते हो, उप सहसंयोजक संख्या भी कह सकते हो, समन्वय संख्या को दर्शाती है। प्राथमिक संयोजकता है वो तो ऑक्सीकरण अंक को प्रदर्शित करती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता है वो समन्वय संख्या को प्रदर्शित करती है, उप सहसंयोजक संख्या को प्रदर्शित करती है। तीसरी उन्होंने बात बताई कि प्राथमिक संयोजकता आवेशित होती है, उस पर आवेश होगा, आवेशित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनावेशित होती है। प्राथमिक संयोजकता वो तो आवेशित होगी और द्वितीयक संयोजकता क्या है, अनावेशित होती है। अगली बात करें तो प्राथमिक संयोजकता का संतुलन सदैव ऋणायन के द्वारा होता है। प्राथमिक संयोजकता का संतुलन सदैव ऋणायन द्वारा होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता का संतुलन ऋणायन या उदासीन परमाणु से होता है। ऋणायन भी हो सकता है और उदासीन परमाणु भी हो सकता है। ऋणायन या उदासीन परमाणु के द्वारा, दोनों के द्वारा होना संभव है। अगली बात बताई, प्राथमिक संयोजकता दिक् स्थान के मध्य उपस्थित होती है। दिक् स्थान के मध्य उपस्थित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता दिक् स्थान पर उपस्थित होती है। द्वितीयक संयोजकता वो दिक् स्थान पर उपस्थित होती है, जो समन्वय बहुफलन का निर्माण करती है। एक बार दोबारा देखो, फिर आगे की बात करते हैं। संकुल यौगिकों के लिए वर्नर ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को आप पढ़ते हो संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत। ऐसा पूछा जा सकता है, वर्नर सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्नर सिद्धांत को संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। वर्नर सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं इस प्रकार है। वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए निम्न सिद्धांत दिया, मतलब उसके जो सिद्धांत दिया उसकी अवधारणाएं इस प्रकार की है। सबसे पहले संकुल यौगिक के वो कितने प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो प्राथमिक संयोजकता, दूसरी द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता किसको दर्शाती है? तो प्राथमिक संयोजकता ऑक्सीकरण अंक को दर्शाती है। द्वितीयक संयोजकता किसको दर्शाती है? द्वितीयक संयोजकता समन्वय संख्या को दर्शाती है, CN नंबर को दर्शाती है। प्राथमिक संयोजकता का संतुलन किसके द्वारा होता है? प्राथमिक संयोजकता आवेशित होती है और द्वितीयक संयोजकता अनावेशित होती है। प्राथमिक संयोजकता आवेशित होने के कारण इसका संतुलन है वो सदैव किसके द्वारा होता है? ऋणायन के द्वारा होता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता का संतुलन ऋणायन या उदासीन किसी भी परमाणु के द्वारा हो सकता है। प्राथमिक संयोजकता वो दिक् स्थान के मध्य उपस्थित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता दिक् स्थान पर उपस्थित होती है,
और दीर्घ स्थान पर उपस्थित होने के कारण ये किसका निर्धारण करती है? ये समन्वय बहुफलन का निर्धारण करती है, जो समन्वय संख्या पर निर्भर करेगा उस संकुल यौगिक की समन्वय संख्या कितनी है। यह है संकुल यौगिकों के लिए वर्णन सिद्धांत या संकुल यौगिकों का संयोजकता सिद्धांत। इसने एक प्रैक्टिकल भी किया कुछ संकुल यौगिक लिए, जिनका हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं एक दो। जैसे आपने ये ले लिया PT Cl2.4NH3। एक एग्जाम्पल आपने और ले लिया, ये ले लिया NiCl2.6H2O। एक एग्जाम्पल और ले लिया NiCl2.4H2। इन यौगिकों की अभिक्रिया AgNO3 के साथ करवाई। इन यौगिकों की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 के साथ करवाई। किसके साथ करवाई? सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई। जब करवाई गई तो यहां पर प्राप्त हुआ उनको 1 मोल AgCl। यहां पर उनको 2 मोल AgCl के प्राप्त हुए, 2 मोल AgCl के प्राप्त हुए। यहां पर जब उन्होंने अभिक्रिया करवाई तो उनको प्राप्त हुआ 0 मोल AgCl। AgCl का कोई भी मोल प्राप्त नहीं हुआ। उसके आधार पर उन्होंने संकुल यौगिक का सूत्र दिया। संकुल यौगिक का निर्धारण या संकुल यौगिक का उन्होंने क्या दिया? सूत्र दिया। संकुल यौगिक कैसे प्राप्त होता है? जो मोल प्राप्त हुए AgCl के, इसका मतलब क्लोराइड का जो मोल है, परमाणु है, वो कौन से मंडल में उपस्थित होगा? आयन मंडल में। क्योंकि अभी हमने पढ़ा संकुल यौगिक केवल उन्हीं आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है जो आयन मंडल में होता है। जो यहाँ अवक्षेप देगा वो, इसका मतलब वो क्लोराइड कौन से मंडल में उपस्थित है? समन्वय सत्ता से बाहर है, आयताकार डब्बे से बाहर है। यहाँ पर AgCl का कितना मोल बना? 1 मोल बना। इसका मतलब एक क्लोराइड का परमाणु है वो समन्वय सत्ता से बाहर है, बाकी सब समन्वय सत्ता में है। इसका मतलब इसका अणु सूत्र क्या होगा कि ये बनी आपकी समन्वय सत्ता, ये बना आपका केंद्रीय परमाणु प्लेटिनम, उससे 4 तो एमीन के लिगेंड जुड़े हुए हैं NH3 का होल 4। एक बाहर है एक अंदर है, क्योंकि एक ही मोल की प्राप्ति होती है। इसका मतलब एक क्लोराइड लिगेंड के रूप में है और एक क्लोराइड का परमाणु आयन के रूप में है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने मोल प्राप्त हो रहे हैं? 2। इसका मतलब क्लोराइड के जो 2 मोल है, दोनों ही मोल आयन मंडल में उपस्थित है। इसका अणु सूत्र क्या होगा? इसका अणु सूत्र होगा NiH2O का होल 6 और आयन मंडल में आयन की संख्या Cl2 की संख्या कितनी होगी? 2। यहां पर देखा तो यहां पर कोई भी मोल प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2 Cl है, 2 के 2 Cl किसके रूप में उपस्थित होंगे? समन्वय सत्ता में उपस्थित होंगे। समन्वय सत्ता से बाहर कोई भी सरल आयन उपस्थित नहीं होगा। तो इसका अणु सूत्र क्या होगा? NiH2O का होल 4 Cl2, ये भी लिगेंड होगा। समन्वय सत्ता में कोई भी आयन उपस्थित, समन्वय सत्ता से बाहर कोई भी आयन उपस्थित नहीं होगा। एक प्रैक्टिकल किया था, जिन्होंने कुछ यौगिक लिए, उनकी अभिक्रिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाई। जो उत्पाद बनता है उसके आधार पर संकुल यौगिक का सूत्र दिया। ध्यान से देखना, जो मोल प्राप्त होंगे, इसका मतलब वो आयन यहाँ से, जैसे AgCl के मोल प्राप्त हुए, तो जो Cl का परमाणु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, कितने मोल प्राप्त हुए, उस मोल के आधार पर वो आयन मंडल में होगा। बाकी जो Cl के परमाणु है वो समन्वय सत्ता में होंगे, क्योंकि संकुल यौगिक केवल उन्हीं आयनों की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है जो सरल आयन के रूप में या ऋण आयन के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर आपने देखा तो AgCl का मोल बना 1, मीन्स यहाँ क्लोराइड के परमाणु की संख्या है 2, क्लोरीन के परमाणु की संख्या है 2। वो 2 में से एक तो होगा आयन मंडल में, एक होगा समन्वय सत्ता में। एक तो होगा डब्बे में, आयताकार डब्बे में, एक होगा डब्बे से बाहर। यहाँ 2 मोल बन रहे हैं, मतलब 2 के 2 मोल है क्लोराइड के बाहर होंगे। यहाँ कोई भी मोल नहीं बन रहा है AgCl का, मतलब समन्वय सत्ता से Cl का परमाणु कोई भी बाहर नहीं है। यह है संकुल यौगिकों का वर्णन सिद्धांत। इसमें जो ये केंद्रीय परमाणु के पास जो उपसहसंयोजक बंध बनते हैं,
इस उपसहसंयोजक बंध की संख्या तो कहा जाता है समन्वय संख्या, और इस केंद्रीय परमाणु पर जो आवेश होगा वो आवेश कहलाता है उसका ऑक्सीकरण अंक। ये होता है संकुल यौगिकों के लिए वर्नर सिद्धांत। अगली क्लास में हम संकुल यौगिकों से संबंधित शब्दावली का अध्ययन करेंगे। आज की क्लास ये अगर आपको ठीक लगी, समझ में आया, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आज की क्लास में हमने पढ़ा था वो था हमारा योगात्मक यौगिक, उसके द्विक्लमन और संकुल यौगिक, और संकुल यौगिकों के लिए संयोजकता सिद्धांत या वर्नर सिद्धांत।